मैंने कल आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, किसी ने करने की कोशिश की है? Yes, anyone was tried doing the homework yesterday? Zero order reaction का derivation. ओके, कोई नहीं। चलो देख लेते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। सो जीरो ऑर्डर में क्या करना था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ था। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेप्स अपने सेम रखने हैं, सिर्फ you have to consider that it is a zero order reaction. So the topic is integrated rate law, but this time it is going to be for a zero order reaction. Okay, now what is consider reaction A gives us products. Okay, let A0 be the initial concentration at time equal to 0 and AT be the final concentration at time equal to T. Okay, this is the basic thing. उसके आगे अभी हम लोग क्या करने वाले, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ R is equals to K into A raised to 0. 0 क्यों आ रहा है? बिकॉज इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, सो R is equals to K. ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1. एंड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो था ही. अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन R is equals to minus dA upon dt, which is equation number 2. तो वापस से दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 and 2. What do we have is K is equals to minus dA upon dt. dt को मैं वहां लेके जाता हूं, तो what do we get is K dt is equals to minus dA. ओके, फिर क्या करेंगे, रीअरेंज हो गया, अभी इंटीग्रेट करेंगे. सो इंटीग्रेटिंग बिटवीन लिमिट्स, integrating between the limits. For time the limits are 0 to t, and for concentration the limits are a0 to at. तो k कांस्टेंट है बाहर, dt फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल्स टू -1 कांस्टेंट बाहर, dA फ्रॉम a0 टू at. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt? एनीवन? कल बताया था T. t. वेरी गुड. एंड व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ dA? log A. कितना? Yes, what will be the integration of dA? Log 80 minus log 8 not. मुनाज़े सिद्दीकी, आप आंसर कर रहे हो Yes sir. बेटा? dt का t है तो dA का क्या होगा? तो A होगा. तो क्यों इतना लॉग वॉग डाल रहे हो? सिंपल, सामने सामने दोनों इक्वेशन बैठे हैं. ओके, सो इट इज गोइंग टू बी a माइनस, यहाँ पे रख रहा हूँ a0 से at. ओके, नाउ अप्लाइंग लिमिट्स, अगर आपको याद हो तो कल भी किया था अप्लाइंग लिमिट्स. अप्लाइंग लिमिट्स, ओके, सो इट विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा और at माइनस a0 इस तरह आ जाएगा. तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे नेक्स्ट स्टेप में k इंटू टी इज इक्वल्स टू माइनस साइन यूज करेंगे. माइनस साइन यूज करेंगे तो जो a0 वाला पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा आगे, और at वाला पार्ट हो जाएगा पीछे. फाइनली t इज इक्वल्स टू
A0 minus AT upon K. This is the integrated rate law for zero order reaction. ओके, इंटीग्रेटेड रेट. सो इसमें क्या स्टेप्स है देखो. स्टेप 1 था रेट लॉ का. अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होगा. Okay, step 1 was to create equation number 1. Step 2 was equation number 2. Step 3 is from 1 and 2. Okay, फिर इंटीग्रेट करने का, फिर अप्लाई लिमिट्स करने का, और फाइनली t इज इक्वल्स टू समथिंग लेके आने का. एंड नाउ हाफ लाइफ. वी ऑल नो एट हाफ लाइफ क्या होता है. हाफ लाइफ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा. व्हाट विल बी AT इक्वल टू, कल किया हाफ लाइफ पे AT इज इक्वल्स टू व्हाट. A0 by 2. A/2. वेरी गुड. A0/2. तो टी हाफ इज इक्वल्स टू AT के बदले वहां पे मैं A0/2 लिखेगा तो होल अपॉन K. अभी अगर अपन LCM निकालेंगे तो ये 2 ऊपर भी आएगा. A0 माइनस A0 अपॉन 2K. एंड फाइनली द हाफ लाइफ फॉर्मूला इज A0 अपॉन 2K. दिस इज माई फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ. दिस इज माई फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ. ओके, तो अगर आप देखेंगे तो सिंपल ही है. एक बार सारे स्टेप्स देख लीजिए. किसी को कोई स्टेप नहीं समझा है तो यू कैन आस्क. This is a derivation for integrated rate law for zero order reaction. नहीं समझा है तो प्लीज पूछो और फटाफट लिख लो साथ में. We done? No, sir.
Let me know once you guys are done. Put it in the chat box. ओके कूल. सो ये है अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर इक्वेशंस और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, एंड वी हैव सीन yesterday इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर एज वेल. ओके, सो इतना अपना होने के बाद अभी हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं. लेट्स टेक दिस फर्दर. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि सर दो अपने पास फॉर्मूले हैं. ओके, लेट्स सी दोनों फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है. तो अपने पास फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है. The formula is T is equals to 2.303 upon K log of A0 upon AT, and half life का फॉर्मूला है 0.693 upon K. और अपने पास जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला भी है. जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला T is equals to A0 minus AT upon K, and half life is A0 upon 2K. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज दीज फॉर्मूले इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ओके, सो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है. आप देख रहे हो दोनों इक्वेशंस देखो, दोनों जो बॉक्स कर रहा हूँ वो इक्वेशंस देखो. दोनों इक्वेशंस में टी है, ओके, A0 है, AT है और K है. चार वेरिएबल्स है दोनों इक्वेशंस में. तो अगर मैं आपको A0 देता हूँ, AT देता हूँ और K देता हूँ और आपको पूछता हूँ फाइंड T, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर वाला या जीरो ऑर्डर वाला? जीरो ऑर्डर. व्हाई? इजी. लग रहा है इसलिए. ओके, एनीबडी एल्स? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर यूज करेंगे या जीरो ऑर्डर यूज करेंगे? द आंसर इज अपन पहले देखेंगे कि ऑर्डर कौन सा है. बिना ऑर्डर के आप कैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ओके, तो आपको मैंने ऑलरेडी कल के लेक्चर में सिखाया है या उसके पहले के लेक्चर में, मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. तो के की यूनिट्स तो दी रहेगी ना, मैंने अगर के दिया है तो उसकी यूनिट्स भी दी रहेगी. तो अगर के की यूनिट्स फर्स्ट ऑर्डर वाली है, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट्स क्या थी, ओनली सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे क्या था, मोलैरिटी पर सेकेंड. So depending upon the units of K, you will decide which formula to use. तो इसलिए आपका units of K जानना बहुत जरूरी है. पब्लिक समझ में आ रहा है? Why did I teach you that part? यस. It is very necessary for you to know the units of K, तो ही आप आगे ये कर पाओगे. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग आपको ऑर्डर नहीं देंगे, पर दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो द ऑर्डर. ओके, दूसरी चीज ये कि हाफ लाइफ देखिए, आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का देखिए. हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन के. कहीं पे भी आपको कॉन्सेंट्रेशन दिखाई दे रहा है क्या हाफ लाइफ के फॉर्मूले में, फर्स्ट ऑर्डर में?
नहीं That means that half life for first order is independent of initial concentration. Okay, half life for a first order is independent of initial concentration. 0.693 जो है वो भी एक कांस्टेंट है बिकॉज इट्स अ नंबर, और ऑफ कोर्स जो नीचे का k वैल्यू है वो भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, रेट कांस्टेंट. सो इन शॉर्ट आई एम ट्राइंग टू से हाफ लाइफ इज अ कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो अगर 100 ग्राम से 50 ग्राम आने को अगर आपको 1 घंटा लगता है, तो 50 ग्राम से 25 ग्राम आने को भी 1 घंटा लगेगा, 25 से 12.5 आने को भी 1 घंटा लगेगा, और 50,000 से 25,000 आने को भी 1 घंटा ही लगेगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कॉन्सेंट्रेशन चाहे कितना भी हो, हाफ कर रहे हो तो टाइम उतना ही लगने वाला है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. पब्लिक ये समझ में आया क्या? यस और नो? यस सर. Yes, sir. ओके. ऑन द अदर हैंड आप ये वाला फॉर्मूला देखिए जीरो ऑर्डर में. जीरो ऑर्डर में ए जीरो देखो एकदम बराबर आंखों के सामने बैठा है, और नीचे कौन है? नीचे 2 है और k है, दोनों के दोनों कांस्टेंट्स है. सो बेसिकली फॉर जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो. तो जरा भी इसमें ऊंच नीच आएगा तो ये भी ऊपर नीचे होएगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर. तो अगर यहाँ पे अभी आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 100 ग्राम से 50 ग्राम आने को 1 घंटा लगता है, तो 50 ग्राम से 25 ग्राम आने को कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स. वेरी गुड, हाफ एन आवर लगेगा, 30 मिनट्स, क्योंकि सर कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुआ है तो हाफ लाइफ भी हाफ होगी. और 25 से 12.5 आने को कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट. 15 मिनट. यस, 1/4 आवर्स. समझ में आ रहा है पब्लिक फर्क क्या है जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में? हाँ. ओके, जीरो ऑर्डर में इट इज इंडिपेंडेंट. ओके, वेराज इन फर्स्ट ऑर्डर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो जरा भी कॉन्सेंट्रेशन में ऊपर नीचे हुआ तो तुरंत हाफ लाइफ में भी चेंजेस आएंगे जीरो ऑर्डर में. और फर्स्ट ऑर्डर में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ओके, फर्स्ट ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 50 ग्राम हो चाहे 500 ग्राम हो, हाफ करना है तो उतना ही टाइम लगेगा. Okay, please write this down. A very important concept for competitive exams. पब्लिक नहीं समझे तो प्लीज पूछो.
we done? Yes. Others done writing? Yes, sir. Okay, great. So this is about the difference between first order and zero order and how to use that. Okay, तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट मी सी आप में से कितने लोग इसको ट्राई कर पाते हैं. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? आई एम टेलिंग यू दैट इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, मैंने आपको बोल दिया है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है. चलो आपके लिए एक काम आसान कर दिया. मैंने आपको A0 दे दिया है एज 800, मैंने आपको AT दे दिया है एज 50, मैंने आपको हाफ लाइफ दी है 25 मिनट्स. ओके, और मैं आपको पूछ रहा हूँ फाइंड टाइम. मेरे पास दो फॉर्मूले हैं. T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A0 अपॉन AT, और दूसरा फॉर्मूला है T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के. चलो मुझे बताओ अपन क्या करेंगे. तो टी हाफ से के निकालेंगे, फिर के को ऊपर वाले फॉर्मूले में डालेंगे. ओके, मतलब पहले अपन पहले फॉर्मूला 2 करेंगे, राइट? Yes, sir. Okay, so T half is equals to 0.693 upon K. K is equals to 0.693 upon T half. यहाँ से अपने को K मिलेगा. फिर क्या करूँगा? T half की वैल्यू सब्स्टिट्यूट. फिर फॉर्मूला 1 डालूंगा और K को ऊपर सब्स्टिट्यूट करूँगा. बराबर है? So then we will have T is equals to 2.303 upon K का जो भी आंसर आएगा वो log of 800 upon 50. Everybody okay with this? Yes or no? Yes, sir. बाकी लोग, एक ही बंदा यस बोल रहा है सबके लिए. यस सर. ओके, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे पास उतना टाइम नहीं है. आई डोंट हैव दैट मच टाइम इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम टू डू ऑल दीज कैलकुलेशंस. एट द सेम टाइम मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉग बुक भी नहीं दी गई थी. तो मैं क्या करने का? तो देखो पब्लिक, ध्यान क्या रखने का है, ये जो नंबर है ना, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर्स में कुछ तो रिलेशन होता है, तभी वो नंबर्स दिए जाते हैं. ओके, अनलेस इट इज अ JEE एग्जाम जहाँ पे कैलकुलेशंस भी कॉम्प्लेक्स हो. ओके, बट नॉर्मल CET और नीट लेवल पे, इवन फॉर JEE, बट कभी कभार JEE के न्यूमेरिकल्स में नंबर्स बहुत गंदे आ जाते हैं, वरना नंबर्स काफी आसान रहते हैं. उनको आपका कॉन्सेप्ट देखना. ओके, सो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दीज नंबर्स. सर व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दीज नंबर्स? देखो, पहले तो मुझे बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर है, फिर मुझे A0 दिया 800, मुझे A50 दिया और हाफ लाइफ 25 दिया है. तो मेरा ध्यान जाना चाहिए कि अगर मैं 800 का हाफ करेगा तो 400 आएगा, 400 का हाफ करेगा तो 200 आएगा, 200 का हाफ करेगा तो 100 आएगा, और 100 का हाफ करेगा तो 50 आएगा. डू यू अग्री दैट ये मेरा A0 है और ये मेरा AT है? Yes, एवरीवन sir. बराबर? और आप देख रहे हो कि हाफ लाइफ दी है, और खास करके इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर बोला है. अब फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो 2 मिनट पहले ही अपन ने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ होती है वो कांस्टेंट होती है. चाहे कुछ भी कर लो, सब जगह 1 घंटा ही लग रहा था. तो यहाँ पे सब जगह कितना टाइम लगेगा? 25. 25 मिनट्स. ये स्टेप को भी लगेगा, ये स्टेप को भी 25 लगेगा, ये स्टेप को भी 25 लगेगा, और ये स्टेप को भी 25 लगेगा. हो गया मेरा काम. बताएगा कोई कितना आंसर हुआ? 100. हो गया काम. 100 मिनट्स. तो इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप लोग नंबर्स पे ध्यान दोगे तो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पर्पस बिहाइंड द नंबर्स. गाइस, समझा क्या किया है? हाँ सर. एक हाँ आप, सर. हाँ, तो प्लीज जरा लिखो और रिप्लाई करो यार. एक अकेला बंदा बेचारा कब से बात करे जा रहा है मेरे साथ, बाकी तुम लोग पता नहीं किधर हो. प्लीज राइट दिस डाउन. सर हाँ बेटा बोलो. सर ये फॉर्मूले में 25 मिनट्स को सेकंड्स में, सॉरी, ये जो फॉर्मूला है अगर इसमें लिखना हो तो 25 मिनट्स लिखेंगे या उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे? नहीं, आपको ऑप्शन में दिखा रहेगा ना. ऑप्शन में अगर मिनट्स है तो आप सेकंड में क्यों कन्वर्ट करेंगे? ठीक है सर. समझा? ऑप्शंस पे ध्यान देने का. ऑप्शन अगर मिनट में है तो मिनट में रखो, ऑप्शन सेकंड में है तो फिर कन्वर्ट करो.
Okay, are we done writing? Public, just in case अगर आपको स्पेलिंग ना आती हो तो yes and no. Are we done writing? Yes, sir. Done, sir. One, yeah. Cool. So this is about what is how to use a formula. This is about a shortcut कि आपको numbers पे भी ध्यान रखना जरूरी है. Okay. Now there is a small term that you will know is called as a pseudo first order reaction. Anybody who knows the meaning of the word pseudo? Fake. No, False. false. Yes, False. pseudo means false. Exactly. So what is a pseudo first order reaction or a false first order reaction? A reaction that appears to be of higher order but gives property of the first order. Okay, a reaction that appears to be of higher order but gives the property of a first order, that is called as a pseudo first order reaction. सर ऐसा क्या होता है इसमें? यहाँ पे हम लोग वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में आइसोलेशन मेथड के लिए यूज किया था. आइसोलेशन मेथड में अगर आपको याद हो तो एक को जब भी ज्यादा ले लिया जाता है, सो देखो अगर मेरे पास ए है और बी है एंड ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो at this point in time it is dependent upon both a raised to x and b raised to y. Okay, or in general I can just say it is example के लिए a raised to 1 b raised to 1. So right now it is 1 plus 1, it is a second order reaction. But जैसे ही आप b को excess में ले लोगे, okay, to give us products, आपको याद होगा कि जब भी किसी को एक्सेस में लिया जाता है, मैंने लिखवाया था पिछले लेक्चर में, इफ यू गाइस कैन रिकलेक्ट, आइसोलेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड ये कल की ही बात है. whenever any reactant is taken in excess, the rate becomes independent to the concentration of that reactant. Okay, so जैसे ही मैं b को एक्सेस में ले लेता हूँ, जो r है it is now only dependent upon a raised to x, or for this example I can say R is equals to K into A raised to 1. तो जो रिएक्शन इनिशियली सेकेंड ऑर्डर का था, B को एक्सेस में लेने के कारण अभी वो फर्स्ट ऑर्डर का हो गया है. सो सच अ रिएक्शन इज सेड टू बी अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. पब्लिक समझ में आया क्या हुआ? तो आपको सूडो कैसे पता चलेगा? कहीं पे भी आपको एक्सेस देखना है, कहीं पे भी एक्सेस दिखेगा दैट मीन्स इट इज अ सूडो. ओके, वो वाला जो कंपोनेंट है वो रेट में डिपेंड, रेट को चेंज नहीं कर सकता बिकॉज इट इज इन एक्सेस. अ रिएक्शन दैट अपीयर्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट गिव्स प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. सो दिस वाज इनिशियली जब नॉर्मल था, और फिर जैसे ही बी को एक्सेस में ले लिया गया तो रेट लॉ अपना चेंज होकर सिर्फ ए रेज टू 1 हो जाता है. ओके, सो प्लीज राइट दिस डाउन. दिस इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नहीं समझे तो प्लीज पूछो.
and let me know once you guys are done writing. Are we done? Oh, sir. Okay, guys, done writing? Yes, no? Yes. Yes, sir. So ये हो गया अपना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम लोग ने देख लिया कि हाउ टू यूज. अभी आज हम लोग अभी एक और पार्ट देखेंगे which is again very important for board as well as competitive exams, and that is called as graphical representation. Okay, graphical representation for first order and zero order. ओके, नाउ इसमें एक ही चीज रट्टा मारने लायक है. रट्टा मारने लायक क्या चीज है कि कौन से 4 ग्राफ निकालने हैं. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो कि कौन से 4 ग्राफ्स निकालने हैं. अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर का. ओके, सो द 4 graphs that we need is R versus A. The second graph is AT versus T. The third graph is log AT versus T, and the fourth graph is log of A0 by AT versus T. These are the 4 graphs जो आपको निकालने हैं. ये 4 अगर आपको याद रह गए ना कि ये 4 ग्राफ्स निकालने हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको कैलकुलेट कर रहा है या आपको ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना. ओके, मैं पहले तो सारे रिएक्शंस लिख देता हूँ. कंसिडर दैट इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ कोर्स. तो फर्स्ट ऑर्डर है तो आर इज इक्वल्स टू के इंटू ए रेज टू 1. फर्स्ट ऑर्डर है तो t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A0 अपॉन AT. सही बात है. ये दो चीज़ें अपनी है यहाँ पर. लेट्स स्टार्ट मेकिंग द ग्राफ. ग्राफ नंबर 1, R versus A. Always remember it is always Y versus X. Y axis versus X axis. Okay. R versus A. R का इक्वेशन क्या है? R इज इक्वल्स टू K इंटू A. बाजू में कुछ नहीं है तो मैं 0 लिख दूं, चलेगा? किसी को प्रॉब्लम इससे कुछ? Nice. ओके, नाउ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. क्या ग्राफ हो गया ये? स्ट्रेट लाइन हो गया ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला. Yes. सो इफ यू कंसिडर इट, आपका c 0 है मतलब ओरिजिन से पास होगा. ओके, y एक्सिस पे r आ जाएगा, x एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a आ जाएगा, and it will be a straight line and the slope is going to be m. Okay, so ये हो गया. Sorry, not the slope is not going to be m, the slope is going to be k. My mistake. Okay, ये हो गया आपका सिंपल सा ग्राफ ऑफ r वर्सेस a. पहला वाला ग्राफ बहुत आसान है. सेकेंड ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इजी. इट इज AT वर्सेस T. अभी देखो सीन क्या है. AT कहाँ पर है फॉर्मूला में? अगर आपका ध्यान गया तो AT यहाँ पर है और T कहाँ पर है? यहाँ पर है. तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन से अगर अपना ध्यान जाए तो कैन यू टेल मी कि डायरेक्ट में है या इनवर्स में है? Inverse. इनवर्स में, बराबर है. और सिर्फ AT को अगर आप देखोगे
तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बनने का चांस है क्या वहां पे, क्योंकि वो लॉग के अंदर बैठा है. नहीं सर. नहीं होएगा ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का चांस नहीं है. सो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी अ व्हाट, Linear. डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. यस. सो सर क्या रहेगा, ऑफ कोर्स कर्व रहेगा इफ इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो सर क्या ध्यान देंगे हम लोग कि सर एक तो इनवर्स है, उतना तो हमको पता है. ओके, एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू बी अ कर्व. सो AT वर्सेस T, इनिशियली ऑफ कोर्स जब भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है तो रेट ज्यादा होती है और फिर धीरे धीरे वो स्लो होता है. सो अवर कर्व इज गोइंग टू बी लाइक दिस. इनिशियली फास्ट होगा और फिर धीरे धीरे वो स्लो हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द कर्व दैट वी आर गोइंग टू हैव फॉर AT वर्सेस T. ये एक थोड़ा सा ऑफ है तो इसको हल्का सा आपको याद रखने का जरूरत पड़ सकता है. ओके, AT वर्सेस T वाला ग्राफ. R वर्सेस A तो काफ़ी आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बाकी के दोनों जो है वो भी बहुत इजी है. उसमें दोनों में y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लेकर आएंगे अपन. तीसरा ग्राफ, log AT वर्सेस T. तो देखो इक्वेशन तो ये रहा आपके सामने. तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले k और 2.303 को वहां शिफ्ट कर देता हूँ. तो मेरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, k अपॉन 2.303 into t is equals to log of A0 upon AT. Everybody okay with this step? Yes. पक्का वाला? Yes, sir. Okay. अभी can I write it this way, 2.303 into t is equals to log of A0 minus log of AT. क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं? हाँ सर. ओके. अभी मैं क्या करूँगा, देखो ये जो ब्रैकेट बनाया है उसको मैं वहाँ भेजूंगा और log AT को मैं यहाँ लेके आऊँगा. तो माइनस log AT अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस. प्लस log AT हो जाएगा. वेरी गुड. और वो वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो आई हैव log AT और ये हो जाएगा माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टी. और देखो बाजू में log A0 तो फुर्सत में बैठा है, उसको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं. तो अभी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो वापस से वही हो गया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. सिर्फ फर्क इतना है कि इस बार जो आपका m है वो नेगेटिव स्लोप है बिकॉज माइनस के में है. ओके, तो इसको ग्राफ में अपन बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, y एक्सिस you will have log AT, x axis you will have t, c value is log A0 and it will be a negative slope with a slope minus k upon 2.303. पब्लिक समझा ये कैसे हुआ? y Yes, एक्सिस sir. log AT, c वैल्यू मतलब y इंटरसेप्ट, x एक्सिस t और m मतलब आपका स्लोप. गाइस एवरीबॉडी ओके विद दिस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज एक काम करो, ये 3 ग्राफ बना लो, चौथा ग्राफ आपको समझाता हूँ. चौथा ग्राफ तो और आसान है, पहले ये 3 खत्म कर लो. नहीं समझा है कोई स्टेप तो प्लीज पूछो.
Let me know once you guys are done writing. Are we done writing? Yes. Everyone? Yes, sir. Others, yes, no? Yes, Yes, sir. sir. Okay, अभी देखो चौथा वाला ग्राफ क्या था? It was log of a0 by at versus t. That was our fourth graph. So formula same है, देखो t is equals to 2.303 upon k log of a0 upon at. Okay, तो उसमें हम क्या करेंगे, वापस से रीअरेंज करेंगे. So log of a0 upon at is equals to k उधर जाएगा 2.303 नीचे आएगा into t. Is everybody okay with this step? Yes. Okay, और कुछ नहीं है बाजू में, तो मैं ऑफ कोर्स प्लस के लिए यहाँ पे 0 डाल दूँ. एनी प्रॉब्लम विद दिस? No. तो हो गया अपना काम. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. So तुम्हारा y axis is full of log a0 by at, x axis is t, c is 0, therefore it will pass to the origin and the slope is this. So it will be like this, log a0 by at versus t, and the slope is going to be k upon 2.303. Please draw this. So this is a classic CET level question. ग्राफ आएगा और बोला रहेगा आइडेंटिफाई करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है. Okay, so you should be able to do it. Done? 1 minute, sir. Sure. Done, sir. Okay, great. So ये हो गया अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. वैसे ही सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर.
Okay, graphical representation for zero order reaction. Now zero order reaction में क्या होगा देखते हैं. ओके, जीरो ऑर्डर में कम ग्राफ से एक सीधा सीधा है आर वर्सेस ए है. ओके, दूसरा है ए टी वर्सेस टी. ओके, ये दो ही मेन ग्राफ है. एक और ग्राफ में ऐड कर रहा हूँ इज ए जीरो वर्सेस हाफ लाइफ. ओके, और टी हाफ वर्सेस ए जीरो. ये तीन ग्राफ्स है बस, सिंपल सिंपल से. Of course, because it's a zero order reaction, R is equals to K into A raised to 0. Therefore, R is equals to K. फिर है T is equals to A0 minus AT upon K. और फिर है हाफ लाइफ is equals to A0 upon 2K. बराबर है. सो ये फॉर्मूले हो गए, तीन फॉर्मूले तीन ग्राफ. नथिंग मच टू वरी अबाउट, सिंपल रखेंगे. ओके, फर्स्ट ग्राफ R versus A. So we already know that R is equals to K into A raised to 0. Anything raised to 0 is 1. So R is equals to K, which is nothing but a constant. Everybody okay with this? Yes, sir. तो सीन क्या आएगा कि इसका ग्राफ बनने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज R है और यहाँ पर A है. आप चाहे जो करना है कर लो, रेट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट. गाइस, अंडरस्टूड व्हाट ग्राफ इट इज? Yes, sir. बाकी लोगों को समझा ये ग्राफ? सॉरी, हाँ आया था या ना था? हाँ था. अच्छा, ओके, थैंक यू. हाँ था ग्राफ. तो वी हैव द फॉर्मूला T इज इक्वल्स टू A0 माइनस AT अपॉन K. अभी देखो, K इंटू टी इज इक्वल्स टू A0 माइनस AT. वापस से मैं ये दोनों को एक्सचेंज कर लूँगा. तो आई विल गेट AT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0. हो गया मेरा काम. Y इज इक्वल्स टू MX प्लस C. तो यहाँ से प्यारा सा ग्राफ बन जाएगा अपना, सिंपल सा. ओके, y एक्सिस पे AT आ जाएगा, x एक्सिस पे T आ जाएगा. C इंटरसेप्ट विल बी A0 एंड नेगेटिव स्लोप, द स्लोप इज गोइंग टू बी माइनस K. और तीसरा ग्राफ भी काफ़ी आसान है, T हाफ वर्सेस A0. वी हैव द फॉर्मूला T हाफ इज इक्वल्स टू A0 अपॉन 2K. ऐसा फॉर्मूला है. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2K इंटू A0? चलेगा? हाँ सर. Yes, sir. और अगर कुछ नहीं है बाजू में तो 0 दे देता हूँ, प्लस 0. सो दिस बिकम्स अगेन y इज इक्वल्स टू MX प्लस C. वेरी सिंपल. तो मेरा क्या हो जाएगा देखो, x एक्सिस पे आ जाएगा A0 आ जाएगा, y एक्सिस पे T हाफ आ जाएगा, origin 0, sorry very bad, origin, and of course the slope is going to be 1 upon 2K. हाँ बेटा बोल. हाफ क्यू A0 अपॉन 2K था ना फॉर्मूला. तो A0 अपॉन 2K को मैंने 1 बाई 2K इंटू A0 लिख दिया. सिर्फ A0 को थोड़ा बाजू में कर दिया. समझा क्या? लाइक अपन लिखते ना 8 बाई 2. कैन आई राइट 8 बाई 2 एज हाफ इंटू 8? गौतम, यस और नो? हाँ. Okay, so please write this down guys. This is graphical representation for zero order reaction. नहीं समझा है कोई स्टेप तो प्लीज प्लीज पूछो. अगेन अ क्लासिक एक क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ग्राफ दिया रहेगा.
Once you are done, please let me know. We done writing? Yes. Others done? Yes, no? 1 minute, sir. पब्लिक कोई स्टेप नहीं समझाए तो प्लीज पूछो यार, मतलब मैं इतना अच्छा नहीं सीखा था कि तुम लोग को सीधा एक ही झटके में समझ में आता रहेगा यार। कुछ तो डाउट रहे, मेरे को अच्छा लगेगा एक दो डाउट आएंगे तो। या तो तुम बहुत ज्यादा तोप हो या तो मैं बहुत ज्यादा ही अच्छा सिखा रहा हूँ, एंड आई डोंट थिंक दोनों भी पॉसिबल है। अभी डन पब्लिक? यस नो? Yes, sir. ओके कूल। सो ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म। जीरो ऑर्डर कैसे होता है, फर्स्ट ऑर्डर कैसे होता है, फॉर्मूले के शॉर्टकट क्या क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कैसे यूज करना है, जीरो ऑर्डर कैसे यूज करना है। आज अपन ने इतना काफी हद तक पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है। फिर हम लोग ने ये भी देखा कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। So we have done pretty much a good part of this chapter. We are moving on to the last part or the second last part of the chapter. Okay. आज हम लोग थोड़े टर्मिनोलॉजीज देखते हैं छोटे मोटे, and in the next lecture we'll take up the last derivation. Once we done that, we are good to go. Okay. Do you guys have textbooks by any chance? No. Yes, sir. Sorry, Yes, sir. We have textbook. you have ना? और नहीं है तो प्लीज जरा पीडीएफ वाला पीडीएफ वर्जन भी रहेगा तो उतना भी चल जाएगा। और अगर कोई हो सके तो सीबीएसई की टेक्स्ट बुक्स अगर आपके पास है तो प्लीज जरा केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस है उसका फोटो खींच के अगर आप मेरे साथ शेयर कर सकते तो अच्छा रहेगा। मतलब सेंड इट टू मैम एंड उनको वो बोलिए कि मुझे भेज दे सीबीएसई की टेक्स्ट बुक स्पेसिफिकली। State board is not a Okay, sir. problem. I don't have the CBSE नया वाला textbook with me, तो इसलिए। Okay, so today what we will do is we will just take up some terminologies. थोड़ा नामकरण करते और आज wind up करेंगे। So what are we doing today? What is something called as molecularity and order of reaction? Okay. Now what is molecularity? So molecularity is number of molecules participating in an elementary
reaction. Okay, molecularity is number of molecules participating in an elementary reaction. Okay, पहले मैं आपको molecularity समझाता हूँ, फिर आपको मैं elementary reaction क्या होता है वो भी explain कर दूँगा. Okay, so what happens is, अगर मेरे पास एक reaction है 2A plus B and this is giving me products directly. Okay, so 2 plus 1, 2 moles of A and 1 moles of B, therefore the molecularity here is 3. Okay, like nitrogen combining with hydrogen to give us ammonia directly. Can somebody tell me what is the molecularity here? 4. Very good, 4. Okay, so molecularity is number of molecules participating in a reaction. Okay, now sir, ये elementary reaction क्या होता है? इंग्लिश में वी ऑल नो एलिमेंट्री. एलिमेंट्री मतलब एकदम बेसिक. ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन. Elementary reaction is also called as a simple reaction, and it is also called as a one-step reaction. Okay, it is called as a simple reaction or it is also called as a one-step reaction. Now, what is a one-step reaction? कुछ मगजमारी नहीं. A plus B gives us C. खत्म. कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई मल्टीपल स्टेप्स नहीं, फिनिश्ड. मतलब सीधा सीधा A plus B, खत्म. ओके, सो जब ऐसा कुछ होता है, ओके, ए टू बी सीधा सीधा रिएक्शन हो जाता है. जब ऐसा कुछ होता है तो इन सच अ केस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी. तो अगर ये ऐसा रिएक्शन होता 1A plus 2B gives us C. ओके, और मैं कहता हूं कि ये वन स्टेप रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई बता सकते हैं इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 3 है ना. तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर सेम रहेगा. In that case, you can write rate law as R is equals to K into A raised to 1 B raised to 2. आपको याद होगा कि जब भी मैंने आपको रेट लॉ सिखाया था तब बताया था कि डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स नहीं छापने के. इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड वैल्यू. बट अगर आपको पता है कि वो सिंपल रिएक्शन या वन स्टेप रिएक्शन है तो जो कोएफिशिएंट है वही पावर में आएगा. अलग से कुछ डिराइव करने की जरूरत नहीं है. फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस order is equal to molecularity. And what is molecularity? Number of molecules participating in the reaction. प्लीज इतना लिख लो जरा, फिर आगे का बता दो. Let me know once you guys are done writing. Are we done? एक मिनट सर बस. Sure.
Guys, done writing? Yes, sir. Okay. So now लास्ट पार्ट देखते हैं आज का. मैंने आपको एलिमेंट्री रिएक्शन समझा दिए. द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. ओके, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होगा? मल्टीपल स्टेप्स, एज द नेम सजेस्ट. ओके, मल्टीपल स्टेप्स. तो ऐसा होगा कि ए टू बी होगा, फिर बी टू सी होगा और सी टू डी होगा. ओवरऑल जो रिएक्शन है वो ए टू डी होने वाला है. ओके, मल्टीपल स्टेप्स है, बहुत सारे स्टेप्स है. ओके, अभी से फॉर एग्जांपल आप आपके घर से आपको बोला है, मम्मी ने कुछ काम दिया है, मम्मी या पापा ने या किसी ने भी कुछ काम दिया है कि भाई जाओ और ये बैंक में ये काम करके आओ. ओके, अभी आपके घर के नीचे ही बैंक है, तो आपको बैंक पहुंचने को 2 मिनट लगा और बैंक से वापस आने को 2 मिनट लगा. लेकिन जब आप बैंक में गए वो काम करने को, वो एसबीआई की ब्रांच थी और उसने बोला लंच ब्रेक के बाद आना एज यूजुअल. तो आप मुझे बताओ, आप आपके घर पे क्या बोलना प्रेफर करोगे कि मम्मी 5 मिनट में आ रहा हूँ या मम्मी 1 घंटे में आ रहा हूँ? क्या बोलोगे आप घर पे? बिकॉज आपको पूरा ए से टी तक जाना है, तो आप क्या, व्हाट विल बी प्रेफर्ड, 5 मिनट्स और 1 आवर? 1 hour. ऑफ कोर्स 1 आवर ना, बिकॉज भले ऊपर नीचे जाने को 2-2 मिनट ही लग रहे हैं, पर वो बंदा बोल रहा है 1 घंटे के बाद आओ, तो अपना काम तो 1 घंटे के बाद ही होएगा ना, जो भी है वो. सो दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप. This slowest step is also called as the rate determining step. क्योंकि जैसे आपने कहा कि सर मैं घर पे 5 मिनट नहीं बोलूंगा, मैं मम्मी को 1 आवर बोलूंगा, बिकॉज माई एंटायर स्पीड डिपेंड्स अपॉन दिस स्टेप. ओके, ऑलवेज रिमेंबर. अच्छा, दूसरी चीज, एक रेस अगर चल रही है तो कोई बता सकता है रेस खत्म कब होती है? when does the race get over? जो पहला वाला सॉरी, फिनिश लाइन क्रॉस करता. कौन? पहला वाला सबसे आगे वाला. आर यू श्योर? अच्छा नहीं, सबसे आखिरी वाला जब खत्म करता है. एग्जैक्टली, जो लास्ट वाला बंदा जब फिनिश लाइन क्रॉस करेगा तब जाके रेस खत्म होगी. सो बेसिकली ऑल आई एम ट्राइंग टू से, जो लास्ट वाला बंदा होगा वो सबसे स्लो होगा कि नहीं? यस और नो? यस. तो सबसे स्लो बंदा ही अपना रेट डिटरमाइन करता है कि रेस कितना टाइम चलने वाली है. दैट इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन आवर स्लोएस्ट पर्सन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. पब्लिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? यस. ओके, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, जस्ट एग्जांपल. ओके, तो ऐसे केस में ध्यान रखना है दैट ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी. ओके, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी but of the rate determining step. Order is equal to molecularity of the rate determining step. Okay, so in this case I will write R is equals to K into B raised to 2, because अपना rate determining step B वाला है. समझ में आया क्या पब्लिक? yes or no? I will not write A raised to 1, I will write B raised to 2 because my rate depends upon B. Guys, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so please write this down. This is about complex reactions. In the next lecture we will take up the last derivation of this chapter, or in the meanwhile, especially the CBSE students, please share the textbook के पीछे, the chapter के पीछे वाला pages with me. लिख लो, इतना लिख लो, चलो. Okay.
We done writing? नहीं सर. लिख लो लिख लो. Okay, are we done? Two minutes. Yes. Okay, if you are done writing, you are free to leave the meeting. If you have any doubts, you can stay back. Okay, कुछ doubts है तो बिंदास पूछो. नहीं है तो आप आज के लिए वाइंड अप कर सकते हैं. ओके, चलो, थैंक यू सो मच. मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, आगे का कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सर. ओके, बाय. If you have any doubts, you can stay back and ask.